गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? चलो बेटा, आज शुरू करते हैं नया टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। आप सबने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्यों होता है ऐसा? चलिए आप फटाफट बताइए, कमेंट सेक्शन में फटाफट आप बताइए व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपके दिमाग में क्या इस सेंटेंस क्या आता है? देखिए, देयर आर टू वेज और टू प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। आप सबने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सुना हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन? तो देयर आर टू वेज। एक जनरल वे होता है, एक स्पेसिफिक वे होता है। देयर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, जनरल वे एंड स्पेसिफिक वे। एंड ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाई प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज इज बेटर देन क्योर? राइट इन कमेंट सेक्शन फास्ट, जल्दी करो बेटा। आपको कितना पता है अभी तक, कितना समझ आया है, या आप अपने आप को, अपनी बॉडी को कितना समझते हैं उससे पता चलेगा। यस, बिकॉज देर आर थ्री लिमिटेशंस। जब भी कोई बीमारी हो जाती है हमारी बॉडी में, वी आर अफेक्टेड विद ए डिजीज, तो तीन लिमिटेशंस है टू रिकवर। नंबर वन, लॉस ऑफ बॉडी फंक्शंस। डिसईज, डिसईज, डिस का मतलब डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट, डिस्टरबेंस। ईज का मतलब इजीनेस, कि जब बॉडी का कोई भी फंक्शन नॉर्मली नहीं हो रहा, जिस रेट से, जिस पेस से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम डिजीज कहते हैं। तो बहुत सारे बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं जब कोई डिजीज होती है हमारी बॉडी में, तो ये एक प्रॉब्लम होगी, नंबर वन। नंबर टू की अगर हम बात करें कि इवन अगर हमने ट्रीटमेंट शुरू भी कर दिया तो रेस्ट लेना पड़ता है, राइट? रेस्ट लेना पड़ता है, डिपेंड करता है रेस्ट का ड्यूरेशन कि अक्यूट डिजीज है कि क्रोनिक डिजीज है। सो रेस्ट। एंड थर्ड वन इज, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन एक सोर्स हो सकता है डिजीज को स्प्रेड करने का, राइट? आजकल आप कोरोना पढ़ रहे हैं, कोरोना का मल्टीप्लिकेशन क्यों हो रहा है फास्ट? और जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसका जो स्प्रेड है वो 4-5 टाइम ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल वन। तो जो इन्फेक्टियस पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है, वो सोर्स बन जाता है, इन्फेक्टियस एजेंट हो जाता है। तो इन तीन प्रॉब्लम की वजह से रिकवरी में प्रॉब्लम आती है, राइट? तो इसलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक। अब हम बात करते हैं जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो इन्फेक्टियस डिजीजेज है, वो कैसे प्रिवेंट की जा सकती है। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है, पर सबसे पहला जो पॉइंट आता है, सैनिटेशन। हमने बात करी थी पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन की बच्चों। तो पब्लिक हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहां से हमारा पानी आ रहा है, हमारा सराउंडिंग जो है वो क्लीन है कि नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम अपने घर की सफाई कर लें लेकिन वो कूड़ा बाहर फेंक दें, तो जो मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, उनको नहीं पता ये आपके घर का कूड़ा है कि आपके घर में नहीं जाना, राइट? सो पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का सैनिटेशन जरूरी है, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट इज मेंटेन सैनिटेशन, पब्लिक हाइजीन मेंटेन करना है। तो इस हेल्प से जो पब्लिक क्लीनिनेस है, उससे हम इन्फेक्टियस डिजीज के स्प्रेड को रोक सकते हैं, राइट? क्योंकि जो मॉस्किटोज हैं, जो फ्लाइज हैं, वो स्प्रेड होते हैं इसी तरह से। सेकेंड पॉइंट इज इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स, कि जो भी डिजीज कोजिंग एजेंट्स हैं, उनको कैरी करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, मलेरिया की हमने बात की थी। मलेरिया इज कोज्ड बाय
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम स्पीशीज, बट उसका जो वेक्टर है, किस किस को याद है बताइए प्लीज फटाफट कमेंट सेक्शन में। वेक्टर इज फीमेल एनोफिलीज। तो अगर हम इस फीमेल एनोफिलीज को कंट्रोल कर दे, उसको मल्टीप्लाई ना होने दे, उसको ग्रो ना होने दे, तो नेचुरली ये जो है कंट्रोल में आ जाएगा। अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, आपको भी पता होना चाहिए जो मॉस्किटोज हैं उसका ब्रीडिंग ग्राउंड क्या होता है। वो स्टेगनेंट वाटर में जब पानी इकट्ठा हो जाता है कहीं पे भी, वहां पे वो अपने एग्स ले करते हैं, वहां पे वो मल्टीप्लाई करते हैं। जहां क्लीनलीनेस नहीं होगी वहां पे वो डेवलप करते हैं। तो अगर हम उन वेक्टर्स को कंट्रोल कर दें तो डिजीज के स्प्रेड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और मॉस्किटोज की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पानी में गैम्बूशिया फिश को भी यूज किया जाता है। गैम्बूशिया फिश जो एग होते हैं, जो लार्वा होते हैं मॉस्किटोज के, उनके ऊपर फीड करता है। तो उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है जहां पे इकट्ठा पानी होता है, स्टेगनेंट वाटर होता है, तो उसके इरेडिकेशन में हेल्पफुल होता है। सैनिटेशन, उसके बाद इरेडिकेशन की बात हमने कर ली। सैनिटेशन और वेक्टर इरेडिकेशन 2 पॉइंट हो गए। तो क्लीन एनवायरनमेंट मेंटेन रखना और मॉस्किटोज की डेवलपमेंट ना होने देना, वेक्टर्स को ग्रो ना करने देना, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। चलो बेटा आगे चलें। तीसरा पॉइंट होता है स्टरलाइजेशन, कि हम अपने घर को तो अंदर से तो साफ करते हैं, हम डेटोल यूज करते हैं, हम फिनाइल से मोप यूज कर देते हैं, उसको क्लीन कर देते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, उनमें डोर हैंडल्स हो गए, जो लिफ्ट्स हैं उनकी वॉल्स हो गई, लिफ्ट के नंबर्स हो गए, स्टेयर्स पे जो रेलिंग्स होती हैं वो हो गई। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनको भी स्टरलाइज करना बहुत जरूरी है, स्पेशली हॉस्पिटल्स में, क्योंकि पेशेंट्स का जो सराउंडिंग एरिया अगर क्लीन रहेगा, स्टरलाइज रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और पर्सनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं कि हम बॉइल्ड वाटर पिए, पानी को उबाल कर पिए। सबसे पहली बात, जो हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जब बाहर से लाते हैं उनको क्लीन करके हम यूज करें। तो स्टरलाइजेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बार बार हाथ धोना। तो ये जो जनरल मेथड्स में क्लीनलीनेस है या स्टरलाइजेशन है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेश वाटर पिए, बॉइल्ड वाटर पिए, बैलेंस डाइट लें। ये वाटर बोर्न डिजीज के लिए बैलेंस डाइट का पार्ट इसलिए हो जाता है कि जो भी हमारा फूड कुक होता है वो वाटर में होता है, राइट। बट ओवर कुकिंग में ना हो जाए, अदरवाइज न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाएगा। आइसोलेशन, communicable disease spread from infected to healthy person by कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू हो सकता है, उसके यूटेंसिल्स यूज करने से हो सकता है, उसके क्लोथ यूज करने से हो सकता है, राइट। तो इसलिए जो भी अफेक्टेड पर्सन है सॉरी, उसको बिल्कुल आइसोलेशन में रखने की जरूरत है, जिससे कि बाकी लोगों में वो डिजीज ना स्प्रेड हो। एंड अवेयरनेस अमंग पीपल, आप देख लो कोरोना के केस में इतने पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम चल रहे हैं, इतने ज्यादा एजुकेट किया जा रहा है लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू, मास मीडिया के थ्रू, बट स्टिल पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो हमें अपने लेवल पे भी लोगों को एजुकेट करना है। सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एयर के थ्रू करते हैं स्प्रेड डिजीज, एयरबोर्न डिजीज जो होते हैं, उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि हम खुली हवा में जाएं, ओपन स्पेसेस में जाएं, डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए इन्फेक्टेड पर्सन के। बट एक चीज और आपने फील की होगी, आपने ऑब्जर्व की होगी, कि अगर घर में किसी को कॉमन कोल्ड होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं घर के दूसरे मेंबर को भी
कॉमन कोल्ड होने के, लेकिन सबको कॉमन कोल्ड नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को हो जाएगा, कुछ फैमिली मेंबर्स को हो सकता है, कुछ को नहीं होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अब यहां पे आ जाता है ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स रादर, कि सफिशिएंट फूड, न्यूट्रिशियस फूड, जिसको हम बैलेंस्ड डाइट भी कह देते हैं। बैलेंस डाइट से क्या होगा? हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है, और इम्यूनिटी वो एबिलिटी है जो हमें हेल्प करती है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स, या जिनको हम एंटीजन भी कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, जो बाहर से एंटर होता है, उसको एंटीजन कहा जाता है। और एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, और वो एंटीबॉडीज उन एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करके हमारी इम्यूनिटी को डेवलप कर देती है। वो न्यूट्रिशियस फूड या बैलेंस डाइट के थ्रू भी इम्यूनिटी को हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारे तो हो गए जनरल वेज। बट अगर हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, हम इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, तो वो स्पेसिफिक चीज होगी, एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो जनरल मेथड, न्यूट्रिशियस फूड जिससे डेफिशिएंसी ना हो पाए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे, प्रोटेक्शन दे अपनी बॉडी को, और एंटीबॉडीज डेवलप करें विद द हेल्प ऑफ इम्यून सिस्टम। सो एक ओवरव्यू हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम सैनिटेशन टू इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर हाइजीन, पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन मेंटेन रखें, बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस फूड लें, एंड सराउंडिंग्स को क्लीन करके पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करें। नाउ स्पेसिफिक वे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था इम्यूनिटी की बात, ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो गया, तो बहुत ही प्रिसाइज्ड, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, because it is a property of our body to fight against disease causing organisms, and so specific way of principle of disease is also known as principle of immunization. वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दोनों को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन होता है लोगों को, दोनों में बहुत फर्क है। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन इज माइल्ड फॉर्म ऑफ एंटीजन, जो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म है उसकी फॉर्म है, जो दी जाती है किसी भी पर्सन को टू डेवलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। तो ये एक तरह का अडेप्टेशन है, अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजेनिक मटेरियल टू स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम, कि जैसे ही वो एंटीजन बॉडी में जाएगा हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम एक्टिव होके क्या करेगा? एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा, और वो एंटीबॉडी ग्रेजुअली उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है। राइट? इम्यूनाइजेशन में क्या होता है? उसमें ऑलरेडी जो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज हैं वो दी जाती है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम एंटीबॉडीज को डेवलप करवाते हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड जो एंटीबॉडीज हैं वो दी जाती है बच्चों को या एडल्ट्स को। अब हमारे इम्यून सिस्टम की एक एबिलिटी होती है, इम्यून सिस्टम एज ए प्रॉपर्टी और एबिलिटी ऑफ मेमोरी, कि वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसको रिमेम्बर रखता है। तो पहली बार जब अगर एक एंटीजन एंटर कर गया तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी। बट अगर सेम एंटीजन दोबारा से हमारी बॉडी में आएगा तो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं उस मेमोरी की वजह से उसको इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर देंगी, तो सेम डिजीज दोबारा से नहीं होगी हमारी बॉडी में। इसके पीछे की हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। नियरली 100 years ago, smallpox was a widespread disease all over the world, right?
लेकिन जो पर्सन स्मॉल पॉक्स वाले पेशेंट के कांटेक्ट में होता था, उसमें बहुत सीवियरली वो डिजीज नहीं होती थी और उसकी लाइफ में वो दोबारा डिजीज नहीं होती थी। तो उसके बेसिस पे जब उसको स्टडी किया गया, जेनर ने उसको स्टडी किया, तो उसको पता लगा कि ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम की वजह से ऐसा हो रहा है, राइट? तो वैक्सीन क्या हो गई? वीक और एटेन्यूएटेड। एटेन्यूएटेड का मतलब जिसको कहते हैं ना अधमरा कर दिया, हाफ किल्ड। वीक और एटेन्यूएटेड फॉर्म ऑफ माइक्रोब और एंटीजन विच कैन नॉट कॉज ए डिजीज। वो उसमें डिजीज करने की कैपेबिलिटी नहीं है क्योंकि वीकर फॉर्म में है। बट एज सुन एज इट एंटर्स इन आवर बॉडी, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम। तो एक प्रोटेक्टिव मशीनरी डेवलप हो जाती है। स्मॉल पॉक्स का मैं आपको केस बता रहा था कि फर्स्ट इन्फेक्शन डिजीज हो जाएगी, जो सीवियरिटी होगी डिजीज की वो भी ज्यादा होगी, बट सेकेंड इन्फेक्शन के टाइम पे आप देख रहे हो यहाँ पे इन्फेक्शन की सीवियरिटी कम हो जाती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें जो स्पेशल सेल्स हैं, इवन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स। तो जो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वहां पे स्पेशल सेल्स होती हैं, लिम्फेटिक सेल्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स। तो ये सेल जो होती है वो इम्यून सिस्टम बनाती है, मेन सेल्स है इम्यून सिस्टम की। टी सेल्स डिस्ट्रॉय कर देती है एंटीजन को, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। So this is way how vaccines are developed and how vaccine works in our body. So immunity is the body's defense, body's resistance against disease causing organisms or antigens. और इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम क्या कह देते हैं? इम्यूनोलॉजी। और उसका मेन रोल क्या है, मेन फंक्शन क्या है? कि बॉडी को प्रोटेक्शन करता है, इट मेक लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी में क्या हो जाती है? स्किन। स्किन इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, राइट? और साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से नाउडेज लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन आर अवेलेबल। बहुत सारी डिजीजेस के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन, टिटनस वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन जो एडवर्ड जेनर ने डेवलप की, इज नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। उन्होंने स्मॉल पॉक्स पे काम किया था। और जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी में, वो दो तरह की होती है। इनेट इम्यूनिटी, जिसको हम बाय बर्थ इम्यूनिटी भी कहते हैं, जो जन्म से हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगी। और अडेप्टिव का मतलब जो लाइफ टाइम में हम डेवलप करते हैं, गेन करते हैं, दैट इज अडेप्टिव। अब अडेप्टिव इम्यूनिटी नेचुरल और आर्टिफिशियल दो टाइप की हो सकती है। नेचुरल अडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब है जो नॉर्मल वे से, नेचुरल वे से हमारी बॉडी में डेवलप हो जाए। ये भी दो टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव। कि जो मदर से फीटस में या डेवलपिंग चाइल्ड में जब ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू एंटीबॉडीज एंटर करती हैं, इम्यूनिटी डेवलप होती है, दैट इज नोन एज नेचुरल पैसिव। क्योंकि उसमें इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होता, डायरेक्टली एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया, मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपको कि फर्स्ट और सेकंड इन्फेक्शन के केस में क्या होता है, एक बार किसी को स्मॉल पॉक्स हो गया तो ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो गई उसकी बॉडी में, तो दोबारा से स्मॉल पॉक्स नहीं होता, तो वो एक्टिव है क्योंकि इम्यून सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देता है। आर्टिफिशियल में, एक्टिव में क्या हो गया? वैक्सीनेशन की, हमने वीक फॉर्म एंटीजन की इंट्रोड्यूस करवा दी और जिसकी वजह से एंटीबॉडीज बन गई उस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। और पैसिव में वही हम इम्यूनाइजेशन के थ्रू जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज है वो इंट्रोड्यूस करवा दे किसी भी ऑर्गेनिज्म में। सो दिस इज टाइप ऑफ इम्यूनिटी और दीज आर प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। बट अगेन आई एम सेइंग
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। स्पेशली कोरोना ओमिक्रॉन कंडीशन में अपने आप को बचा के रखें। आप लोगों की एज ग्रुप की वैक्सीन आ गई है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हो। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।